सुनो 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 मेरी आवाज़ सुनो। मैं सुधाकर सिंह हाजीपुर से। आज मैं ब्रह्मांड से जुड़ी कुछ रहस्य बताना चाहता हूँ। महाविस्फोट सिद्धांत द बिग बैंग थ्योरी वर्ष 1927 में खगोलविद जॉर्जेस लेमेत्रे द्वारा प्रस्तुत इस सिद्धांत के मुताबिक प्रारंभ में ब्रह्मांड अति सूक्ष्म शून्याकार गर्म गोला था जिसके चारों ओर काला अंधेरा था। तब ना समय का आयाम था, ना दिशा, ना ही कुछ और। तभी सहसा इस असीमित घनत्व और तापमान वाले बिंदु में एक महाविस्फोट हुआ और फिर छज्जांशों में ही अग्रलिखित घटित हुआ। 10 से 43 सेकेंड में स्पेस और टाइम पैदा हो गए। 10 से 35 सेकेंड बाद गुरुत्व बल अलग हुआ, ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, इसका तापमान 1 लाख मिलियन डिग्री तक गिर गया। 10 से 6 सेकेंड बाद न्यूट्रॉन, प्रोटॉन आदि बने। 1 सेकेंड बाद ब्रह्मांड का सारा द्रव्य पदार्थ बन गया। 60 सेकेंड बाद इसका तापमान 10,000 मिलियन तक गिर गया। 5 मिनट बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने मिलकर हाइड्रोजन, हीलियम आदि का निर्माण हुआ। धन्यवाद। मेरी आवाज़ सुनो। आदरणीय सर एवं मेरे ग्रुप के सभी साथियों, मैं रूबी कुमारी दरभंगा से बोल रही हूँ। जीव मंडल में शैवाल, फंगस और भकाइयों से लेकर उच्च श्रेणियों के पौधों की 3.5 लाख जातियां हैं तथा एक कोशीय प्राणी प्रोटोजुआ से लेकर मनुष्य तक 1 करोड़ 10 प्रकार की प्राणी जातियां एवं इसके सम्मिलित हैं। जीव मंडल इन सभी के लिए आवश्यक सामग्री जैसे प्रकाश, ताप, पानी, भोजन तथा आवास की व्यवस्था करता है। जीव मंडल में अनेक प्रकार के जैविक और भौतिक घटकों का संतुलन बहुत पहले से ही है। क्रियाशील जीवन की इस निरंतरता के मूल में अन्य संबंधों का एक सुगठित तंत्र काम करता है। वायु, जल, मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पति एवं प्लवक, मिट्टी और जीवाणु, ये सब जीवन धारण प्रणाली में अदृश्य रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं। यह व्यवस्था पर्यावरण कहलाती है। सौर ऊर्जा जीव मंडल को बनाए रखती है। जीव मंडल को मिलने वाली कुल ऊर्जा का 99.88% भाग इसी से प्राप्त होता है। धन्यवाद। मेरी आवाज़ सुनिए। मेरे प्यारे गुरुदेव एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, कार्बन डाइऑक्साइड सन 1860 और 1960 के बीच ज्वलनशील ईंधन ने वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड में लगभग 14% की वृद्धि कर रही है। पिछली मात्रा कई सदियों से एक जैसी ही हुई है। जब आप 1 टन हाइड्रोकार्बन जलाते हैं तो आपको लगभग 11/3 टन पानी और इससे दुगुना मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प दोनों ही इस पृथ्वी को हरित बनाते हैं क्योंकि वे सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने देते हैं और साथ ही दीर्घ तरंग भी ऊष्मा विकिरण को पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाने से रोकता है। अतः वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है और पृथ्वी में तापमान में वृद्धि होती है। थैंक यू। लव यू मेरे गुरुदेव। सुनो सुनो सुनो, रात 9 बजे में मेरी आवाज़ सुनो। आदरणीय गुरुजी एवं मेरे प्यारे सभी साथी, मैं सुदर्शन कुमार, बनियापुर, छपरा, सारण से। रोज़ की तरह आज भी मैं एक 9 बजे मेरी आवाज़ सुनो में नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आज का टॉपिक है ब्रह्मांड। हम और आप, संपूर्ण क्रियाकलाप विराट सृष्टि के अंग हैं जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। हम अपनी नंगी आंखों से जो भी देखते हैं वो सभी ब्रह्मांड के ही अंग हैं। ब्रह्मांड के 4 बल प्रभावी हैं।
पहला, गुरुत्वाबल, जो सौरमंडल आकाशगंगा को आपस में परस्पर बांधे रखता है। दूसरा, द वीक फोर्स, जो परमाणु स्तर का काम करता है। तीसरा, विद्युत चुंबकीय बल, जो इसके हम लोग परिचित हैं। तथा चौथा है द स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, जो नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के बीच रहता है। धन्यवाद। आदरणीय गुरु एवं मेरे प्यारे दोस्तों, मैं नागोया प्रोटोकॉल के बारे में बताने जा रही हूँ। नागोया प्रोटोकॉल नागोया जैव विविधता सम्मेलन की विशेष उपलब्धि रही। इस प्रोटोकॉल में आनुवंशिक संसाधनों के अनुप्रयोगों से उत्पन्न लाभों की निष्पक्ष व समान हिस्सेदारी पर चर्चा की गई है। नए नियम के मुताबिक अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने लाभों को स्थानीय समुदायों में भी बांटना होगा। यह विकासशील देशों में बड़ी जीत है, जिनमें भारत भी शामिल है। यह प्रोटोकॉल 12 अक्टूबर 2014 को लागू हुआ था। सुनो सुनो मेरी आवाज़ सुनो। आदरणीय गुरुजी एवं ग्रुप के साथियों, मैं वैशाली जिला से पल्लवी कुमारी। फसली मौसम के बारे में कुछ बताना है। फसली मौसम भारत में 3 फसली मौसम है। नंबर 1 खरीफ, मुख्य फसल धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी। नंबर 2 रबी, मुख्य फसलें गेहूं, जौ, मटर, सरसों। नंबर 3 ज़ियाद, इनके मुख्य फसलें तरबूज जैसे फल और सब्जियां आदि। धन्यवाद। सुनो 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 मेरी आवाज सुनो। मैं प्रियंका कुमारी मधुबनी से। आदरणीय शिक्षक और ग्रुप के सभी भाइयों एवं बहनों, मैं आज जैव विविधता के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। जैव विविधता वर्तमान समय के प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों में से एक है। आज पृथ्वी पर पर्यावरण संबंधित कई समस्या और संकट छाए हैं। उनमें जैव विविधता का क्षय भी एक प्रमुख संकट है और यही वजह है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों से जैव विविधता पर चर्चा की स्वर सुनाई देती है। जैव विविधता का संबंध मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे व पशु पक्षियों के द्वारा धरती पर एक साथ अपने अस्तित्व को बनाए रखने से है। जैव विविधता 3 प्रकार के होते हैं: प्रजातीय विविधता, आनुवंशिक विविधता और पारिस्थितिकी विविधता। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 27,000 प्रजाति प्रति वर्ष विलुप्त होती जा रही है। जैव विविधता के निरंतर क्षरण के कारण आज दुनिया भर में पौधे की लगभग 60,000 प्रजातियां तथा जंतुओं की 2,000 प्रजातियां विलुप्त के कगार पर खड़ी है। थैंक यू, धन्यवाद। आदरणीय गुरुजी और प्यारे छात्रों, आप सबको जय माता दी। मैं रेणु शर्मा जीना बिहार से। मेरी आवाज़ सुनो। मैं आज नदियों के बारे में बताऊंगी। विश्व की सबसे लंबी 2 नदियां हैं। पहला अमेज़न और दूसरा नील नदी है। अमेज़न को अमेज़ोनास और नील को बहरे एल नील भी कहा जाता है। अमेज़न दक्षिण अटलांटिक सागर तक बहने वाली और नील भूमध्य सागर तक बहती है। पहले आंकड़े से नील नदी अमेज़न नदी से 223 किलोमीटर अधिक लंबी है। नील नदी की लंबाई 6,670 किलोमीटर और अमेज़न नदी की लंबाई 6,447 किलोमीटर है। दूसरे आंकड़ों से अमेज़न नदी नील नदी से 80 किलोमीटर अधिक लंबा है। अमेज़न से सर्वाधिक लंबा नगण्य जल क्षेत्र है, जिसकी लंबाई 3,700 किलोमीटर है। इसका मुहाना विश्व में सबसे बड़ा है, जो 70 लाख वर्ग किलोमीटर का है। इसकी लगभग 1500 सहायक नदियां हैं। सबसे लंबी सहायक नदी मेडिरा है, जिसकी लंबाई 3,200 किलोमीटर है। धन्यवाद। सुनो मेरी आवाज़ों को। आदरणीय गुरुजी और मेरे सभी साथी, हांगुल हिरन जो है वो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। कोप 10 सम्मेलन की बैठक जापान में हुई 2010 में और इसमें 193 देशों ने भाग लिया। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत में कुल 247 द्वीप है, जिसमें से 204 जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है और 43 अरब सागर में। ग्रेट चैनल जो है वो सुमित्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार को अलग करती है।
मेरी आवाज़ सुनो। आदरणीय गुरुदेव एवं ग्रुप के सभी साथी, मैं भोला कुमार जी मंडल 14/4/2024 जी मंडल में शैवाल, फंगस और काइका से लेकर उच्च प्राणियों के पौधों के 3.5 लाख जाति हैं। एक कोशिकीय प्राणी प्रोटोजोआ से लेकर मनुष्य तक 1,10,000 प्रकार की प्राणी जातियां इसमें सम्मिलित हैं। जीव मंडल के सभी आवश्यक सामग्री जैसे प्रकाश, ताप, पानी, भोजन, आवास की व्यवस्था करती हैं। जीव मंडल के अनेक प्रकार के जैविक और भौतिक घटकों के संतुलन बहुत पहले से ही क्रियाशील रहा है। सौर ऊर्जा जीव मंडल को बनाए रखता है। जीव मंडल में कुल ऊर्जा 99.88% भाग इसी से मिलता है। जीव मंडल में महत्वपूर्ण प्रकार हैं। रासायनिक क्रियाकलाप, पौधों से होने वाले प्रकाश संश्लेषण। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो सभी जीवों के लिए जीवित कोशिका के लिए आधारभूत ऊर्जा का काम करता है। ऊष्मा चक्र जीव की प्राथमिक जरूरतों से एक है। इसकी आपूर्ति सौर विकिरण से प्राप्त होती है। सौर ताप प्रति वर्ग सेंटीमीटर 2 कैलोरी देता है। वायुमंडल तक पहुंचने वाली सौर ऊर्जा में से लगभग 47% पृथ्वी को प्राप्त होता है। ऑक्सीजन चक्र यह जीवन का आधार है। ऑक्सीजन चक्र को प्रभावित करने वाला स्वयं मनुष्य है, जो पृथ्वी के सबसे नवीन प्राणी है। कार्बन चक्र जीव मंडल में कार्बन तथा उसके यौगिक का जटिल मिश्रण, रूपांतरण तथा वियोजन के हर स्थिति में विद्यमान है। व्यवहारिक रूप से सभी जीव पदार्थ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल को कार्बोहाइड्रेट में बदलने के लिए सूर्य के विकिरण ऊर्जा का उपयोग करता है। नाइट्रोजन चक्र नाइट्रोजन भूमि पर वायुमंडलीय नाइट्रोजन तथा स्थिरीकरण राइबोट्रांस नामक जीव करते हैं। नाइट्रोजन का उत्प्रेरित करने वाला एंजाइम नाइट्रोजेनिस के संश्लेषण के आनुवंशिक कटु रखता है। जल चक्र जल जीव मंडल के प्रकार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह जीवन के सभी रूपों में पौधे, प्राणियों और मनुष्य के दैनिक जीवन के महत्वपूर्ण स्थान है। जल चक्र में पेड़ों का बड़ा योगदान है। हम अपने नदी, मीठे पानी के झीलों का अनुकूलन में समाविष्ट रखते हैं। धन्यवाद। मेरी आवाज़ सुनो। आदरणीय गुरुजी एवं ग्रुप के सभी साथियों, खतरे में दुर्लभ प्रजातियां। भारत में इस समय 900 से अधिक दुर्लभ प्रजातियां अस्तित्व खतरे में है। कश्मीर में पाए जाने वाले हांगुल हिरण 200 की संख्या में लगभग बचे हैं, जिसमें करीब 110 दार्जिलिंग गांव राष्ट्रीय उद्यान में है। दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले बारहसिंगा हिरण अब मध्य भारत के कुछ वनों तक ही सिमट गए हैं। वर्ष 1987 के बाद से मालवार में गंध बिलाव नहीं देखा गया है। हालांकि माना जाता है कि पश्चिमी घाट में अभी 200 के लगभग गंध बिलाव बचे हैं। धन्यवाद। मेरी आवाज़ सुनिए। मेरे आदरणीय गुरुजी एवं मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। आज मैं कृषि और खाद्य श्रृंखला के बारे में बताने जा रही हूँ। यह स्पष्ट है कि जैव मंडल एक समेकित मंडल है। प्रोबेरी ने कामोनेर के अनुसार ये आपसी संबंध विशेषकर खाद्य श्रृंखला पर्यावरण में हमारी जीवन यात्रा के प्रयास के गति में प्रदान करते हैं। थैंक यू। सुनो सुनो मेरी आवाज़ सुनो। मैं जीतू कुमारी तमिलनाडु चेन्नई से। आदरणीय सर एवं मेरे ग्रुप के साथी, मैं कुछ तथ्य रखती हूँ भारत के भूगोल के बारे में। भारत एक विशाल देश है और इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहकर भी पुकारा जाता है। भारत दक्षिण एशिया में विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है।
कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। भारत के उत्तर में हिमालय, पूरब में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर स्थित है। भारत के 6 जोन हैं: उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, मध्य और उत्तर पूर्व है। भारत प्राकृतिक रूप से 4 भागों में विभाजित है: विस्तृत पर्वतीय प्रदेश, सिंधु और गंगा के मैदान, रेगिस्तानी क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप। धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय गुरुजी एवं सभी साथियों, मैं आज भूकंप पर बोलना चाहूँगी। पृथ्वी के प्लेट पर अचानक कंपन होने लगता है तो भूकंप कहलाता है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी होता है। भूकंप का मापक यंत्र सिस्मोग्राफ होता है। भूकंप तीव्र मापक यंत्र रिएक्टर स्केल होता है। रिएक्टर स्केल का खोज चार्ल्स रिएक्टर ने 1935 ईस्वी में किए थे। भारत में कुल भूकंप आता है जापान में, इंडोनेशिया में। सबसे अधिक भूकंप वाला क्षेत्र है प्रशांत महासागर और भूकंप नहीं आने वाला क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया। जहां भूकंप निकलता है वह कहलाता है केंद्र या फोकस। सर्वाधिक क्षति वाला जगह कहलाता है अधिकेंद्र या एपिसेंटर। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर वाला भाग कहलाता है अधिकेंद्र। धन्यवाद। सुनो सुनो मेरी आवाज़ सुनो में मेरे गुरुदेव को मेरी ओर से प्रणाम एवं मेरे साथियों मेरी आवाज़ सुने। मैं कुछ ब्रह्मांड के बारे में बोलने जा रही हूँ। ब्रह्मांड उसे कहते हैं जिसमें संपूर्ण क्रियाकलाप एवं उस अद्भुत विराट सृष्टि के अंग को हम ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड का औसत तापमान 270 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 3.30 गुना भारी है। ब्रह्मांड की दूरियों 3 बड़ी इकाइयों से मापी जाती है। पहला एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दूसरा लाइट ईयर, तीसरा पार्शिक। वैज्ञानिक के मत अनुसार ब्रह्मांड में 170 बिलियन से ज़्यादा गैलेक्सियाँ हैं। पूरे ब्रह्मांड में सबसे सुंदर हमारी पृथ्वी ही है। 1927 में जॉर्जेस लेमेत्रे द्वारा कहा गया कि गर्म मेरी आवाज़ सुनो। बक्सर बिहार से दीपक कुमार। आदरणीय गुरुजी एवं सभी साथियों, विषय हमारा सौर मंडल। अब ध्यान से सुनिए। यूँ तो हम 4.6 बिलियन वर्ष पुराने अपने सौर मंडल के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, लेकिन इससे संबंधित हाल के वर्षों में सामने आई नवीन बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे सौर मंडल का स्वामी यानी कि केंद्र बिंदु सूर्य है, जो अपने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण से 288 बिलियन किलोमीटर व्यास वाले इस मंडल को बांधे यानी कि संजोए रखे हुए हैं। पृथ्वी से तुलना करें तो सूर्य इतना बड़ा है कि इसके अंदर करीब 1.25 मिलियन पृथ्वियां आराम से समा जाएगी। बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल ये अंदरूनी ग्रह कहलाते हैं। सूर्य को छोड़कर शेष सौर मंडल की वजन की बात करें तो वह मुश्किल से 0.14% ही बैठेगा। धन्यवाद। सुनो सुनो मेरी आवाज़ सुनो। आदरणीय सर एवं मेरे सभी दोस्त, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का बोध भूकंपों के अध्ययन से होता है। पृथ्वी का केंद्र ठोस आंतरिक रोड है जिसका घनत्व लगभग 13 ग्राम पर केजी सेंटीमीटर क्यूब है। आंतरिक रोड लगभग 1370 किलोमीटर मोटा है और लगभग 2080 किलोमीटर के बाहरी क्रोड से घिरा है। पृथ्वी की बाहरी क्रोड से पिघला हुआ लगता है। बाहरी क्रोड मेंटल से घिरा हुआ है जिसकी मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर है। मेंटल लाल गर्म चट्टान का
खोल होते हैं। मैग्नीशियम और लौह धातुओं से समृद्ध सिलिकेट धातुओं से यह मेंटल बना है। नीचे के मेंटल के लाल गर्म होने और ऊपरी मेंटल के आंशिक गलित रूप दोनों में के मिलने से पूरा मेंटल का लचीला बन जाता है। इस लचीलेपन के ऊपर पृथ्वी की ऊपरी सतह लिथोस्फीयर टिका है। लिथोस्फीयर पृथ्वी की ऊपरी सतह का हिस्सा है जो एस्थेनोस्फीयर की तरह तैरता है। पृथ्वी की सतह को 4 भागों में बांटा गया है। पहला लिथोस्फीयर, दूसरा हाइड्रोस्फीयर, तीसरा एटमॉस्फेयर और चौथा बायोस्फीयर। धन्यवाद। सुनो 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 मेरी आवाज़ सुनो मेरे आदरणीय सर और ग्रुप के साथी, नमस्कार। आज मैं महाविस्फोटक सिद्धांत के बारे में बताने जा रही हूँ। वर्ष 1927 में खगोलविद जॉर्ज मेलेत्रे द्वारा प्रस्तुत इस सिद्धांत के मुताबिक प्रारंभ में ब्रह्मांड अति सूक्ष्म शून्यकाल गर्म गोला था जिसके चारों ओर काला अंधेरा था। तब ना समय का आयाम था, ना दिशा, ना ही कुछ और। तभी सहसा इस असीमित घनत्व और तापमान वाले बिंदु में एक महाविस्फोट हुआ और फिर क्षणांशों में अग्रलिखित घटित हुए। 10 से 43 सेकंड में स्पेस और टाइम पैदा हो गए। 10 से 35 सेकंड बाद गुरुत्व बल अलग हुआ, ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। इसका तापमान 1 लाख मिलियन डिग्री तक गिर गया। 10 से 6 सेकंड बाद न्यूट्रॉन, प्रोटॉन आदि बने। 1 सेकंड बाद ब्रह्मांड का सारा द्रव्य पदार्थ बन गया। 60 सेकंड बाद इसका तापमान 10,000 मिलियन डिग्री तक गिर गया। 5 मिनट बाद प्रोटॉन न्यूट्रॉन ने मिलकर हाइड्रोजन, हीलियम आदि का निर्माण किया। 2 लाख वर्षों बाद सितारे बनना शुरू हुए। 1 बिलियन वर्षों बाद आकाश गंगाएं बनी। 9.2 बिलियन वर्षों बाद हमारा सौर मंडल बना। रात्रि के 9 बजे में मैं कुणाल कुमार मेरी आवाज़ सुनो में आदरणीय गुरुदेव सहित सभी प्यारे साथियों का स्वागत करते हुए भारत में खतरे में दुर्लभ प्रजातियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। भारत में इस समय 900 से अधिक दुर्लभ प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में है। कश्मीर में पाए जाने वाले हांगुल हिरन 200 की संख्या में ही लगभग बचे हैं, जिनमें से करीब 110 दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में हैं। दलदली क्षेत्रों में पाया जाने वाला 12 सिंगा हिरन अब मध्य भारत के कुछ वनों तक ही सिमट गया है। वर्ष 1987 के बाद से मालाबार गंधविलाव नहीं देखा गया है। माना जाता है कि पश्चिमी घाट में अभी 200 के लगभग गंधविलाव बचे हैं। माउंट हैरियट दक्षिण अंडमान में पाया जाने वाला विश्व का सबसे छोटा स्तनपायी सफ़ेद दांत वाला छछूंदर विलुप्त के कगार पर है। एशियाई शेर गुजरात के गिर वनों तक ही सीमित है। आज की मेरी आवाज़ सुनो यहीं पर समाप्त हुई। धन्यवाद। मेरी आवाज़ सुनो आदरणीय सर एवं मेरे सभी साथियों, मैं आज पृथ्वी के बारे में बताना चाहती हूँ। भूकंपों के अध्ययन से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का बोध होता है। इस अध्ययनों से मालूम होता है पृथ्वी का केंद्र ठोस आंतरिक क्रोड है, जिसका घनत्व लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। आंतरिक क्रोड लगभग 1370 किलोमीटर मोटा है और लगभग 2080 किलोमीटर के बाहरी क्रोड से घिरा हुआ है। बाहरी क्रोड पिघला हुआ लगता है। बाहरी क्रोड मेडल से घिरा हुआ है, जिसकी मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर है। धन्यवाद। सुनो सुनो मेरी आवाज़ सुनो आदरणीय गुरु जी एवं ग्रुप के सभी दोस्त, मैं पूजा कुमारी बिहार के गया जिला से हूँ। आज मैं औद्योगिक क्रांति पर कुछ बोलना चाहती हूँ। औद्योगिक क्रांति के बाद पारिस्थितिक पद्धतियों में उसका दखल अंदाज़ी तेज़ी से बढ़ गई है। मनुष्य ने पृथ्वी पर दूर दूर तक अपना उपनिवेश स्थापित कर लिए थे। उसने प्रकृति से संघर्ष कर विजय प्राप्त किया। पारिस्थितिक पद्धति में सभी जीव जंतु एवं पेड़ पौधे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं,
किसी भी वर्ग के मामले में दखल देने से दूसरों वर्गों पर दीर्घ और अस्थायी प्रभाव होगी। दखल अंदाजी के काफ़ी समय बाद हमें क्षति का व्यापक प्रभाव पड़ा। बहुत सारे जानवरों और पक्षियों की प्रजातियों क्षति के कारण धरती से समाप्त हो गई है। डोडो इसका एक उदाहरण है। सुनो सुनो मेरी आवाज़ सुनो। आदरणीय गुरुजी एवं मेरे सभी साथीगण, मैं पूनम देवी पश्चिम चंपारण रामनगर से मैं भारत की नदियों के बारे में कुछ चर्चा करना चाहती हूँ। भारत की नदियों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, हिमालय की नदियाँ तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालयी नदियों में गंगा एक प्रमुख नदी है जो गोमुख से निकलकर 2525 किमी की दूरी तय करते हुए बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। दूसरी यमुना नदी जो कि यमुनोत्री से निकलकर 1375 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए प्रयाग में आकर गंगा से मिल जाती है। तीसरी ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत में लाल नदी के नाम से जानी जाती है। इसका उद्गम क्षेत्र तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलता है तथा भारत में केवल 916 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। चौथी सतलज नदी जो कैलाश पर्वत से निकलकर पंजाब में बहने के बाद दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ती है। इसके बाद आती है प्रायद्वीपीय नदियाँ, जिनमें प्रमुख है ताप्ती जो कि मध्य प्रदेश में बैतूल से निकलकर 720 किलोमीटर की यात्रा करते हुए अरब सागर में मिल जाती है। नर्मदा नदी जो कि एमपी में ही मैकालू पर्वत के अमरकंटक से 1312 किलोमीटर की यात्रा करते हुए अरब सागर में मिल जाती है। महानदी छत्तीसगढ़ की पर्वत से निकलकर 880 किलोमीटर चलकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कावेरी कर्नाटक के कुटक से उद्गमित होकर 760 किलोमीटर की यात्रा करके बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। कृष्णा महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पश्चिम घाट से निकलकर 1400 किलोमीटर चलकर यह भी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। दामोदर नदी, यह नदी छोटा नागपुर के डारू चोटी से निकलकर 530 किलोमीटर चलकर हुगली नदी में मिल जाती है। अंतिम नदी है गोदावरी जो कि महाराष्ट्र के नासिक के दक्षिण पश्चिम से निकलकर तथा 1440 किलोमीटर की दूरी तय करके बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुनो सुनो मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आदरणीय गुरुजी एवं प्यारे साथियों, मैं प्रियंका कुमारी बिहार के सहरसा जिला से आज मैं भारत का भूगोल टॉपिक पर कुछ बोलना चाहती हूँ। भारत एक विशाल देश है। इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहकर भी पुकारा जाता है। भारत दक्षिण एशिया में विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच फैली है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। विश्व का 2.4% है। क्षेत्रफल में 7वां तथा जनसंख्या में दूसरा स्थान। भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर, पश्चिम से पूरब तक 2933 किलोमीटर। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, पश्चिमी बिंदु सरक्रीप जो गुजरात में स्थित है, पूर्वी बिंदु बालांगू जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। द्वीपों की संख्या 247 है। मुख्य भूमि सीमा 15,200 किलोमीटर अंडमान निकोबार सहित है। समुद्र तट की सीमा 7516.6 किलोमीटर। हमारा भारत सोने की चिड़िया है। थैंक यू। सुनो 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 प्रिय आदरणीय गुरु जी एवं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरी आवाज़ सुनो। आज छठ पूजा और दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं।
आज मैं भारत के भूगोल पर कुछ कहने जा रही हूँ। भारत एक विशाल देश है और इसके भारतीय उप महाद्वीप कहकर पुकारा जाता है। खगोलीय स्थिति: भारत दक्षिण एशिया में विद्युत रेखा के ऊपर से स्थित है। कर्क रेखा इसके मध्य से गुजरती है। यह रेखा 8 राज्यों में स्थित है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि 8.4 डिग्री और 37.6 डिग्री है। उत्तरी आकाश से 68.7 डिग्री पूर्व से 97.25 डिग्री है। पूर्वी देशांतर के बीच फैली है। भारत के उत्तर में हिमाचल पर्वत, पूरब में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब महासागर है। मेरा भारत एक महान देश है। मेरी आवाज़ सुनो। मैं अशोक बरनवाल धनबाद से। सर को मेरा प्रणाम। पर्वत को पारंपरिक ढंग से उनकी उत्पत्ति की रीति के अनुसार 4 प्रकारों में विभाजित किया जाता है: बलन पर्वत, ब्लॉक पर्वत, ज्वालामुखीय पर्वत और अवशिष्ट पर्वत। बलन पर्वतों के उठने का कारण यह है कि प्लेटों के दबाव के जरिए उनके भीतर की चट्टानें मुड़ गई और सिलावटदार हो गई। जिस प्रकार से एक मेजपोश को जब मेज के साथ साथ खींचा जाता है तो उसमें सिलावटें पकड़कर तह बन जाती है, उसी प्रकार पृथ्वी की पपड़ी की चट्टानें पार्श्विक दबाव पड़ने पर बलन पर्वत बन जाती है। हमारी समस्त बड़ी पर्वत प्रणालियों प्लेटों के संगठन से ही निर्मित हुई है। ऐसे ही संगठन क्षेत्र के कारण हिमालय पर्वत का आविर्भाव हुआ। इसी प्रकार एंडीज दक्षिण अमेरिका, रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका और आल्प्स यूरोप का उदय हुआ। हिमालय, एंडीज, रॉकी और आल्प्स कम उम्र के पर्वत हैं। जिन पर्वतों को प्राचीन वलय पर्वत कहा जाता है, ये पनयेग का निर्माण करने हेतु महाद्वीपीय राशियों के एकत्रित होने के काफी पहले विस्थापन पूर्व युग में निर्मित हुए थे। प्राचीन वलन पर्वत में यूरोप का पेनाइल, अमेरिका का अल्पाचिप्सन और भारत के अरवल्ली पर्वत हैं। धन्यवाद। आदरणीय गुरुदेव एवं साथी, आप मेरी आवाज़ सुनो। महाद्वीप सागर में अति विशाल जहाज की तरह तैरते हैं। 35 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभिक भूगर्भ काल के समय उत्तर में लौरेशिया के बड़े बड़े महाद्वीपीय समूह और दक्षिण में गोंडवाना लैंड के द्वीप समूह एक दूसरे के तरफ बहने लगे। ब्रिटेन और पश्चिमी यूरोप के अधिकांश भाग भूमध्यवर्ती अक्षांश में पड़ गए। 20 करोड़ वर्ष पूर्व उत्तर भूगर्भ काल में लौरेशिया तथा गोंडवाना लैंड आपस में टकराए, जिसके कारण विशाल महाद्वीप पैंजिया और विशाल सागर का जन्म हुआ, जिसे पंथलासा कहा जाता है। ये अंतिम ट्रायसिस युग तक विशाल रूप में सुरक्षित बचे थे। उस क्षेत्र में एक विशाल खाड़ी बन गई, जिसे टेथिस सागर कहा जाता है। उसे आज हम भूमध्य सागर और एल्पाइन पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। धन्यवाद। सुनो सुनो आदरणीय गुरुजी और सभी साथीगण, मैं राहुल कुमार शर्मा ऑक्सीजन चक्रण टॉपिक पर टिप्पणी कर रहे हैं। ऑक्सीजन जीवन का आधार है का ऑक्सीजन चक्रण को प्रभावित करने वाला घटक स्वयं मनुष्य है, जो पृथ्वी से सबसे नवीन प्रणाली है। वह श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन खींचता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है और इस प्रकार ऑक्सीजन का भंडार कम करके कार्बन डाइऑक्साइड
की आपूर्ति में वृद्धि करता है। इससे भी आगे बढ़कर वह अतिरिक्त ईंधनों को जलाता है और ऑक्सीजन आपूर्ति को और भी कम कर देता है। वह वनों को काटकर और उन पर शहर बसाकर प्रकाश संश्लेषण क्रियाओं को कम कर देता है, जिसका असर अब दिखाई दे रहा है। धन्यवाद। सुनो 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 मेरी आवाज़ सुनो आदरणीय सर एवं सभी साथीगण। वायुमंडल तक पहुंचने वाली सौर ऊर्जा में से लगभग कितना प्रतिशत पृथ्वी से प्राप्त होता है? 47%। सर्वाधिक निम्न दबाव कहाँ होता है? 700 MPP तक नीचे। मानसून अपनी उच्चतम अवस्था में अपनी ताकत किससे प्राप्त करता है? वायुमंडलीय दबाव। अनुमान के अनुसार जीवमंडल में शैवाल, फंगल और काइंग से लेकर उच्च श्रेणियों की पौधे की कितनी प्रजातियां हैं? 3.5 लाख। सामान्य वर्षा किसे कहा जाता है? जब दक्षिण पश्चिम मानसून 1 मीटर सामान्य वर्षा पूरे देश में मैदान में करता है, सामान्य वर्षा कहा जाता है। अमेजन नदी में सर्वाधिक कितना लंबा नौगम्य जल है? नौगम्य जल क्षेत्र है 3700। अमेजन नदी का मुहाना कितने वर्ग किलोमीटर का है? 70 लाख वर्ग किलोमीटर। अमेजन नदी का सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? मेडीरा। भूमध्य सागर तक बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील। महासागर एवं सागरों की संख्या कितनी है? महासागर 4, सागर 7। दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। पृथ्वी का बाहरी कोट किससे घिरा है? मेंटल। पृथ्वी का व्यास कितना है? 12,7309.2। सुनो 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 मेरी आवाज़ सुनो। रात 9 बजे में मैं सुधाकर सिंह हाजीपुर से। आदरणीय गुरुदेव एवं साथीगण, आज मैं जीवाश्म ईंधन के उपयोग के बारे में बताना चाहता हूँ। औद्योगिक क्रांति के बाद जीवाश्म ईंधन यानी कोयला और पेट्रोलियम का अंधाधुंध उपयोग हुआ है, जिससे वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन कणों की मात्रा में भारी वृद्धि होकर पृथ्वी के सामान्य तापमान में वृद्धि हुई है। घटते वन ग्रीन हाउस गैसों को अवशोषित कर पृथ्वी पर उत्पन्न ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करते हैं, लेकिन पिछले 6-7 दशकों में वनों का तेजी से विनाश होने से पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य उत्सर्जित गैसों की मात्रा में वृद्धि हो रही है। धन्यवाद।